गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम में सब देख रहे हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री बोर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम बेसिकली बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 की इंपॉर्टेंस से, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो प्रीवियस टेलियर क्वेश्चन है तो उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। थोड़े लगा लेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना हम लोग करेंगे आज केमिकल काइनेटिक्स, करेक्ट। तो इसमें जो सबसे पहले आपको आता है वो आता है आपका ऑर्डर से। कहां से आता है आपका? कांसेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। कांसेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आपको यहां से ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सॉल्व पक्का है यहां से, ठीक है। डिफरेंस आता लिखने के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में, ठीक है। आपको यहां पे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है आपका? ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। ये दो कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्लास 12 बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट यहां पे ऑर्डर क्या होता है? किसी भी रेट लॉ में, किसी भी रेट लॉ में, जैसे मान लो रेट लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है रेट लॉ K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर x कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर y, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है रेट लॉ। ये आपको क्या लिख रखा है? रेट लॉ। तो रेट लॉ में ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। रेट लॉ में बेसिकली ऑर्डर क्या होता है ना, ये जो आपका पावर दिख रहा है ना, ये पावर, ये जो आपका पावर दिख रहा है ना, ये पावर का सम, अलजेब्रिक सम, ये जो आपको पावर दिख रहा है ना, ये पावर का अलजेब्रिक सम क्या कहलाता है? ऑर्डर। क्या कहलाता है आपका? ऑर्डर। ऑर्डर यहां पे क्या हो जाएगा? x plus y। ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? x plus y। मतलब ऑर्डर इज बेसिकली द सम ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट दैट अपीयर इन द रेट लॉ। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन का जो पावर है उसका सम क्या देगा आपको? ऑर्डर। क्या देगा? ऑर्डर। ये क्या होता है? ऑर्डर जो है ना एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर क्या है आपका? एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर जो है आपका, ऑर्डर क्या है आपका? एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है या एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। हम लोग इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या आपका? ऑर्डर क्या आपका? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट। थर्ड, ऑर्डर जो आपका कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो है किसी भी रेट लॉ का ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। सो ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शनल, ठीक है। ये आपको तीन कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ऑर्डर जब भी आपको लिखने के लिए आएगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलर डिफरेंस, तो आप ये तीन पॉइंट लिखना। पहला डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर क्या होता है? किसी भी रेट लॉ में, किसी भी रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन का जो पावर है उसका अलजेब्रिक सम क्या देगा आपको? ऑर्डर। क्या देगा? ऑर्डर। सो ऑर्डर इज बेसिकली द सम ऑफ पावर ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स दैट इन द रेट लॉ। रेट लॉ में जो आपका पावर का जो सम देगा क्या देगा आपको? ऑर्डर। ये पहला पॉइंट आपका, ठीक है, ऑर्डर में। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ऑर्डर। ऑर्डर जो है ये हम लोग कैलकुलेट थ्योरेटिकली नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर क्या है? हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और जो आपका तीसरा है, द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इज ऑर्डर। ऑर्डर आपका कुछ हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तीन पॉइंट आपको पड़ेगा ऑर्डर में। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली बोर्ड में आपको 2 नंबर में आएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। यहां पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी। तो देखो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, क्या देगा आपको? मॉलिक्युलरिटी। क्या देगा? मॉलिक्युलरिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स involved in a chemical reaction, involved in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है क्या देगा आपको? मॉलिक्युलरिटी। क्या देगा? मॉलिक्युलरिटी। पहला पॉइंट आपका हुआ मॉलिक्युलरिटी। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे यहां पे ये बताया था ऑर्डर क्या आपका? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना, जबकि ये मॉलिक्युलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। मॉलिक्युलरिटी आप क्या बोलो? मॉलिक्युलरिटी आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? बोलो। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जबकि तीसरा पॉइंट यहाँ पे था ऑर्डर जो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो आपका कुछ भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्युलरिटी से क्या होगा? हमेशा एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा। मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। मॉलिक्युलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऑलवेज मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव
नेचुरल नंबर होगा, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। जनरली क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और 3। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो है मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितना हो सकता है 3, या वो 1 हो सकता है, 2 या 3। दीज आर द कंडीशन फॉर मॉलिक्यूलरिटी। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो है मॉलिक्यूलरिटी या वो 1 हो सकता है, या 2 या 3, या मैक्सिमम कितना हो सकता है 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि ऑर्डर जो है आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो और इवन फ्रैक्शनल कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आया बोर्ड में वो है कांसेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। बेसिकली क्या था आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, ठीक है। आप लिखने के लिए आएगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, आपको सवाल बन जाएगा, ठीक है। दोनों का सवाल आपका बोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा कांसेप्ट आपका यहां पे वो है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या आपका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसमें आपको बेसिकली क्या लिखने के लिए आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और दूसरा आपको लिखने के लिए आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। तो आपको बोर्ड में पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, हाफ लाइफ रेट लिखो, ये 2 सवाल आएगा लिखने के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर में डिट्टो वही आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका एक्सप्रेशन लिखने के लिए और हाफ लाइफ पीरियड। तुम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन, और उसका हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। ये हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। समझो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन पूछेगा बोर्ड में, जो हम करवा चुके हैं, ठीक है। उसको करना है आपको, यहाँ पे बेसिकली का पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है A0/2k। क्या होता है बोलो A0/2k। ये क्या आपका हाफ लाइफ पीरियड, क्या आपका हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या है आपका A0/2k। यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपका हाफ लाइफ है क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखने के लिए आता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका हाफ लाइफ का क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होगा हाफ लाइफ टाइम प्रोपोर्शनल टू इनिशियल। आपको इनमें क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन में देगा कि हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, यहां पे आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, जैसे आपको ए ऑप्शन जो है क्या है सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो हाफ लाइफ टाइम किसके लिए है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपका हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा A0/2k, और ऐसे क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको हाफ लाइफ पीरियड इज directly proportional to initial concentration, किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा हाफ लाइफ टाइम क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। एक नंबर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, ठीक है, कि हाफ डिस्क्राइब द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा A0/2k। क्या होगा A0/2k, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द first order reaction, so coming to first order reaction we are required to find the half life period। तो first order reaction का किसका first order reaction का जो है आपका half life period क्या होता है आपका 0.693/k। क्या होता है बोलो 0.693/k। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है 0.693/k, और इवेंट से बेटर टू से ln2/k, where k is rate constant, and this is constant, so k here is nothing but rate constant। so first order reaction का आपका half life time का फार्मूला क्या आएगा 0.693/k। 0.693/k एक नंबर लिखने के लिए आएगा,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक नंबर क्वेश्चन बहुत पूछा है, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, 0.693/k, और बेटर से ln/2/k, वेयर ln इज नेचुरल लॉग नथिंग बट k इज रेट कांस्टेंट। ये क्या आपका रेट कांस्टेंट है, और ये आपका फॉर्मूला है किसका, हाफ लाइफ टाइम किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका हाफ लाइफ टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है आपका, देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपका हाफ लाइफ टाइम क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या है आपका, कुछ है ही नहीं टर्म, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां ये समझो, हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एक नंबर में ये सवाल बहुत पूछा हुआ, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और इसका हो जाएगा आपका ln/2/k। क्या होगा, ln/2/k, इसको लिखते हैं हम लोग 0.693/k, ठीक है। तो ये दो सवाल पूछेगा, इसका और 3-4 सवाल हम करेंगे, ठीक है। तब तक आपको इसको इतना लिखो, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ और ऑर्डर एंड मोलकुलरिटी, इसको लिखे पहले। तो हम लोग पढ़े अभी क्या पढ़े, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। हम क्या बताएं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब कि हाफ लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिपेंड नहीं करेगा। क्या एक्सप्रेशन है, आपको बोर्ड में लिख लिया आएगा कि हाफ लाइफ टाइम किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना आएगा आपका, 0.693/k, ये आया था, ठीक है। ये किसके लिए आया था आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके आया था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। वैसे ही आपको पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला होता है आपका A0/2k, A0/2k, वेयर A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन। A0 क्या आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको लिखने के लिए आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आपको आता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। जैसे समझो इंटरनल एनर्जी, जैसे मान लो कि A प्लस B क्या बनाया आपका, कोई मान लो प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया, A प्लस B मान के कोई मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया, क्या आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अपना एनर्जी होगा। तो ये जो रिएक्टेंट है इसका खुद का जो एनर्जी है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल एनर्जी। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी खुद पोजेस करता है, ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में जो एनर्जी इनिशिएट करने में जो एनर्जी लगेगा, ये जो रिएक्टेंट को इनिशिएट करने में जो प्रोडक्ट बनाने में जो एनर्जी लगेगा उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लो कि इंटरनल एनर्जी कितना है, 20। इंटरनल एनर्जी जो है मान लो इसका कितना है, 20 किलो जूल पर मोल। मान लो एज्यूम कर लो इसका जो है आपका इंटरनल एनर्जी कितना है, 20 किलो जूल पर मोल, और इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लो है आपका इसका 100 किलो जूल पर मोल। कितना है आपका, 100 किलो जूल पर मोल। ये आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी जिसके कारण जो है रिएक्टेंट जो है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द एनर्जी फॉर व्हिच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट स्टार्टेड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में जिस एनर्जी पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है, 100 किलो जूल पर मोल। कितना है आपका इंटरनल एनर्जी, कितना 20 किलो जूल। इसका खुद की एनर्जी, इसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में कितना एनर्जी चाहिए, 100 किलो जूल पर मोल। कितना चाहिए, तो अपना आप तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको इस मॉलिक्यूल को हमको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। बाहर से जो हमको एनर्जी देना पड़ता है हम उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, 80 किलो जूल पर मोल। कितना हो जाएगा, 80 किलो जूल पर मोल। मतलब
एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या होगा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है मॉलिक्यूल्स का खुद का एनर्जी जो वो खुद पोजेस करता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है आपका द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू प्रोडक्ट। इतना एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हमको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आपको होगा कितना था 20 किलो जूल पर मोल था, इसको चाहिए कितना 100 जूल 80 किलो जूल पर मोल जो हम लोग इसको एक्स्ट्रा देंगे दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके सो ये कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का, थ्रेशोल्ड एनर्जी का और एक्टिवेशन एनर्जी का। ये कॉन्सेप्ट आपका किसका है इंटरनल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये पूछता है आपको डिफाइन करने के लिए पूछता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ये आपको डिफरेंशियल पार्ट में पूछ सकता है, ठीक है। ये होगा पूछेगा डिफरेंशियल पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछता है यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट आपको क्या पूछता है आर्हेनियस इक्वेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या आर्हेनियस इक्वेशन। तो हेड लगा दें हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन जो है बोर्ड में बहुत पूछता है, ठीक है। तो एक नंबर पूछ सकता है या आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब आर्हेनियस इक्वेशन। ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है ना टेंपरेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है टेंपरेचर पे। ये बात कौन बोले आर्हेनियस ने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे। तो इन्होंने बोला क्या डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेंपरेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेंपरेचर। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज के टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ये बात कौन दी हमने आर्हेनियस इक्वेशन। उन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हम लोग टेंपरेचर रेट कांस्टेंट टेंपरेचर बढ़ाएंगे, अगर हम लोग टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेट कांस्टेंट क्या होगा बढ़ेगा। टेंपरेचर हम बढ़ाएंगे क्या होगा आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और टेंपरेचर घटाएंगे तो आपका क्या होगा रेट कांस्टेंट भी क्या होगा रेट कांस्टेंट भी आपका घटेगा ये बढ़ेगा। अगर हम लोग टेंपरेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा बढ़ेगा। टेंपरेचर बढ़ाएंगे क्या होगा आपका रेट कांस्टेंट क्या होगा बढ़ेगा। टेंपरेचर घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा आपका घटेगा। करेक्ट। कैसे घटेगा एक्सपोनेंशियली। कैसे घटेगा एक्सपोनेंशियली। इन्होंने बोला कि द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेंपरेचर इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। तो आपको एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि आर्हेनियस इक्वेशन तो कौन सा होगा, क्या इक्वेशन होगा आपका k equals to a into e का पावर माइनस e by rt। k equals to a into e का पावर माइनस e by rt। ये इक्वेशन का नाम क्या है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। इसका नाम क्या है बोलो आर्हेनियस इक्वेशन। तो एक नंबर में लिखने के लिए आपको आ सकता है आर्हेनियस इक्वेशन का डेफिनेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में क्या आ सकता है यहाँ पे क्या बोलेंगे आर्हेनियस इक्वेशन ने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, टेंपरेचर घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट घटेगा। कैसे घटेगा एक्सपोनेंशियली। कैसे घटेगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियली। टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। अगर हम टेंपरेचर का करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा घटेगा। यही आपका है आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये आपको पूछेगा। तो ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन में क्वेश्चन क्या आएगा इक्वेशन में क्या सकता है और बोलेगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जैसे डिपेंड करता है टेंपरेचर पे, ठीक है। तो आप इस बात को पढ़ लेना आर्हेनियस इक्वेशन का और एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ के इसका आप स्क्रीनशॉट लो। और ये केमिकल काइनेटिक्स में ये क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग एक बार समराइज करते हैं। क्या पूछेगा आपको डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलैरिटी इंटीग्रेटेड रेट का पूछेगा आपको जीरो डायरेक्शन, फर्स्ट डायरेक्शन, हाफ लाइफ पीरियड एंड एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जहां सबको चैप्टर में आएगा। केमिकल काइनेटिक्स का बिहार बोर्ड में चैप्टर का यही सा आएगा, क्वेश्चन यही सा आएगा, ठीक है। इसको आप जितना बार प्रैक्टिस करो, इसको स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट लो, लिखो, एक्सप्रेस करो और कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे इसका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स कुछ करवा देंगे तो चैप्टर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका केमिकल काइनेटिक्स का सवाल आएगा, ठीक है। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं इसको, हम लोग वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो आप, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। हम लोग इसको फिर से क्वेश्चन करेंगे और क्या, ठीक है। तो आप इसको एक बार सही से देख लेना। थैंक यू सो मच।